अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम अपने इसी यूनिट को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है एफिशिएंसी। क्लियर है? एफिशिएंसी को इस तरह से समझ सकते हो आप कि भाई हमारे पास एक डिवाइस होता है, सही है, कोई भी डिवाइस जो कि एनर्जी के एक फॉर्म से, यानी एनर्जी एक फॉर्म में है जिसको हमने E1 नाम दे दिया, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे जिसको हमने E2 नाम दे दिया। सही है? तो एनर्जी को E1 फॉर्म से E2 फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस की ज़रूरत होती है। सही है? अब होता ये है कि भाई ये डिवाइस क्या तमाम E1 एनर्जी को तमाम E2 एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है? तो हम कहेंगे कि भाई ये मशीन तो मेरी 100% एनर्जी को इसने कन्वर्ट कर दिया दूसरी फॉर्म में। सही है? अगर 100% कन्वर्ट, मतलब कहने का ये है कि भाई आपका ये डिवाइस कितनी एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है E2 फॉर्म में या यूज़फुल फॉर्म में, ये उस डिवाइस की कहलाती है एफिशिएंसी। क्लियर है? तो हमारे पास मशीन की ज़रूरत होती है किस लिए? ताकि सम एवरी मशीन नीड सम एनर्जी, हर मशीन को कुछ ना कुछ एनर्जी की ज़रूरत होती है ताकि वो क्या कर सके, वर्क कर सके। सही है? कोई भी मशीन अगर वर्क करेगी तो उस वर्क के लिए उसको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे पानी की मोटर है, पानी की मोटर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो पानी का ऊपर पंप नहीं करेगा, यानी वर्क नहीं करेगा। सही है? तो वट एवर एनर्जी गिवन टू अ मशीन, इसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। सही है? तो ये E1 एनर्जी क्या हो गई? इनपुट हो गई। तो अब इनपुट एनर्जी देने के बदले में मशीन हमें जो वर्क करके देती है, जिसको हम E2 का नाम दिया हमने, तो वो बाय द मशीन, उस वर्क को हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। सही है? तो इनपुट हमारे पास जो एनर्जी हम मशीन को देते हैं मशीन को चलाने के लिए ताकि वो वर्क कर सके, और मशीन जो भी वर्क करके हमें देती है उसको हम क्या कहते हैं? आउटपुट कहते हैं। सही है? जैसे मिसाल के तौर पर, फॉर वी गिव इलेक्ट्रिक एनर्जी एज इनपुट टू द इलेक्ट्रिक मोटर, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक मोटर है, सही है, जैसे कि वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिक मोटर लगी होती है, तो उसके लिए इनपुट के तौर पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। और ड्रिलिंग मशीन्स में भी इलेक्ट्रिक मोटर होता है, तो उसमें भी हमें इनपुट के तौर पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है। सही है? तो कोई डिवाइस कितने इनपुट को, मतलब अगर किसी डिवाइस को इनपुट एनर्जी दी गई है तो उससे वो कितना वर्क डन कर पा रहा है, कितना वर्क कर पा रहा है, ये हमारे पास कहलाता है उस डिवाइस की एफिशिएंसी। सही है? तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई एक सिस्टम है जिसकी कुछ एनर्जी है E1। सही है? एक सिस्टम इन विच सम एनर्जी E1 इज, कह रहे हैं कि भाई एक सिस्टम है जिसमें E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई की गई है इनपुट के तौर पर। सही है? और सिस्टम ने बदले में क्या किया? वर्क करके दिया। सही है? और वो वर्क जो है, वर्क भी एक एनर्जी होता है। कहने का मतलब ये कि भाई सिस्टम ने आपको रिटर्न की एनर्जी, कुछ एनर्जी, किस फॉर्म में? E2 फॉर्म में, और वो एनर्जी क्या होगी? हमारी आउटपुट होगी। सही है? एज आउटपुट है सम एफिशिएंट, दिस एफिशिएंसी इज़ डिफाइंड एज, कहने का मतलब ये है कि भाई एफिशिएंसी कहते हैं, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि भाई सलाहियत है, मशीन की सलाहियत है कि भाई वो कितनी एनर्जी को लेकर कितनी एनर्जी कन्वर्ट कर पा रहा है। सही है? जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम मशीन को 100 जूल एनर्जी दे रहे हैं, सही है, और वो हमें वर्क जो है 50 जूल का करके दे पा रहा है। सही है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई मेरा जो अमाउंट ऑफ एनर्जी दी गई थी, जो इनपुट दिया गया था, उसका आधा उसने वर्क में कन्वर्ट किया है। सही है? तो आप कहेंगे कि भाई बाकी की एनर्जी किधर चली गई? हमने तो ये पढ़ा है कि एनर्जी ना ही क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। तो बात आपकी बिल्कुल सही होगी, लेकिन यहाँ पर ये जो बाकी की एनर्जी होती है वो या तो हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, या साउंड के फॉर्म में लॉस हो जाती है, लाइट के फॉर्म में लॉस हो जाती है। सही है? जैसे आपके पास मोटर होती है, ड्रिलिंग मशीन वगैरह, आप उस पर हाथ रखोगे तो वो थोड़ी देर बाद हीट हो जाता है जब उसको चलाते हो आप। सही है? तो कहने का मकसद ये है कि भाई जब भी आप मशीन चलाते हो तो जितनी एनर्जी आपने उसको सप्लाई की है तो वो उतनी ही एनर्जी का वर्क डन नहीं करेगा, बल्कि उससे थोड़ा सा कम एनर्जी का वर्क करेगा। और जो थोड़ी सी कम एनर्जी होगी वो एनर्जी किस फॉर्म में
रिलीज़ हो जाएगी, हीट की फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगी, यानी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी, सही है। अगर ये 100 जूल से 100 जूल का वर्क करके दे रहा है, यानी 100 जूल इनपुट एनर्जी को 100 जूल आउटपुट एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है, तो हम इसको कहेंगे कि भाई हमारे मशीन की एफिशिएंसी 100% है, सही है। हमारा मशीन क्या है, 100% एफिशिएंट है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी को कन्वर्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर आउटपुट 80 है तो हम क्या कहेंगे कि भाई 80% है हमारे पास मशीन की एफिशिएंसी। तो यहाँ से आप इस तरह से देख सकते हो कि भाई हमारे पास जो एफिशिएंसी होता है ये दरअसल रेशो होता है किसका, आउटपुट और इनपुट का, सही। आउटपुट और इनपुट का जो रेशो होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास कहलाता है एफिशिएंसी, सही है। और एफिशिएंसी को हम इस सिंबल से शो करते हैं जिसको हम कहते हैं ईटा, सही है। क्या कहते हैं, ईटा। इनपुट क्या है, एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम। आउटपुट क्या है भाई, वर्क डन बाय द सिस्टम या एनर्जी प्रोवाइडेड बाय द सिस्टम, सही है। अगर आपको इसको परसेंटेज में लिखना है तो इसको 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई करा दोगे, क्लियर है। तो एफिशिएंसी इज़ डिनोटेड बाय ईटा एज इट इज़ द रेशो। अच्छा, चूँकि ये रेशो है दो एनर्जीज़ का, तो इसी वजह से इसका यूनिट नहीं होता, क्योंकि ऊपर भी जूल आएगा नीचे भी जूल आएगा, तो जूल से जूल कैंसिल होकर तो एफिशिएंसी का कोई भी यूनिट नहीं होता, सही है। हमारे पास कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं होता, क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी हमेशा वेस्ट हो जाती है, किस फॉर्म में, हीट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में या लाइट की फॉर्म में, क्लियर है। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला क्या आ गया, एनर्जी एज आउटपुट E2 अपॉन एनर्जी एज इनपुट E1, सही है। और एफिशिएंसी को ईटा से रिप्रेजेंट किया गया है, E2 अपॉन E1 मल्टीप्लाइड बाय 100 अगर हमें परसेंटेज में चाहिए, सही है। तो यहाँ से आपके पास जो एफिशिएंसी आएगी वो किस में आएगी, परसेंटेज में आएगी, अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई किया है, सही है। इसको आपको यहाँ पर बनाकर भी दिखाया गया कि भाई आपके पास एक सिस्टम है, सही है, जिसको आपने E1 इनपुट दिया तो उसने प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग करने के बाद आपको E2 आउटपुट दिया, और जो आपने E1 दिया था उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या कर दी, लॉस कर दी। कहने का मतलब ये है कि भाई E1 अमाउंट ऑफ एनर्जी को दो हिस्सों में तोड़ देता है, एक हीट के फॉर्म में और एक E2 के फॉर्म में, सही है। E2 आपको आउटपुट मिल जाता है और हीट जो है वो डिसिपेट हो जाती है, लॉस हो जाती है, सही है। और जो एफिशिएंसी है वो किस तरह से पता चलेगी कि भाई कितना आउटपुट मिला, उसको इनपुट से डिवाइड करा दो तो आपको एफिशिएंसी पता चल जाएगी, सही है। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पावर। तो पावर दरअसल क्या है कि भाई आपके वर्क करने की स्पीड को ही हम दरअसल पावर कहते हैं। जैसे लेट सपोज कोई वर्क हो रहा है, सही है, और अगर उस वर्क को हम टाइम के साथ कंपेयर करें तो इसको हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, क्लियर है। वर्क डन पर यूनिट टाइम, कि भाई यूनिट टाइम में कितना वर्क किया जाता है, ये उसका क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। तो आप पावर को क्या कह सकते हो, पावर दरअसल वर्क की स्पीड बताता है आपको। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा गया है कि भाई जब आप रन करते हो, भागते हो, तो भागने में आपने 5 सेकंड में एक डिस्टेंस कवर किया, सही। तो आप भागे, आपने डिस्टेंस कवर किया, मतलब आपने वर्क किया, लेकिन वो वर्क आपने कितने सेकंड में किया, 5 सेकंड में किया। उसके अलावा अगर आप चल के जाते हो और उतना ही डिस्टेंस कवर करते हो तो उसमें आपको लगेंगे 20 सेकंड, यानी भाग के जाने में आपको भाग कर ये वर्क करने में आपको 5 सेकंड लगेंगे, और चलते चलते अगर आप ये वर्क कर रहे हो यानी ये डिस्टेंस कवर कर रहे हो तो उसमें आपको 20 सेकंड लगेंगे। तो हम क्या कहेंगे कि भाई 5 सेकंड में क्या मतलब हुआ कि भाई सेम वर्क कम टाइम में हुआ, तो हम क्या कहेंगे, पावर ज़्यादा है इसकी। अगर सेम अमाउंट ऑफ वर्क कम टाइम में हो करे कोई बॉडी तो उसका पावर ज़्यादा होगा, और सेम अमाउंट ऑफ वर्क कोई बॉडी ज़्यादा टाइम में करे तो उसका पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सही है। तो आप यहाँ पर सेम अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, लेकिन जो रेट है यू आर डूइंग एट डिफरेंट रेट, सही है। रेट जो है यानी स्पीड जो है वो डिफरेंट है, एक में स्पीड ज़्यादा है और दूसरे में स्पीड कम है, सही है। जहाँ पर 20 सेकंड लग रहे हैं वहाँ स्पीड कम है, जहाँ पर 5 सेकंड लग रहे हैं वहाँ वर्क की स्पीड ज़्यादा है। जब आप चलते भागते हैं तो आप वर्क करते हैं मच फास्टर, कब, किससे, और हाँ, अगर आप भागते हुए वर्क कर रहे हैं, मगर आप मतलब अगर आप रन कर रहे हैं तो आप वर्क कर रहे हैं बहुत ज़्यादा फास्टर से, यानी आप तेज़ी से वर्क कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको क्या बोला जाएगा कि भाई आपके पास जो पावर है वो हाई है, सही है। बजाय उसके कि जब आप वॉक कर रहे हो, वॉक करते वक्त आपके
वर्क की जो स्पीड होगी वो कम हो जाएगी, और उसकी वजह से हम क्या कहेंगे कि भाई आपकी जो पावर है वो भी कम हो जाएगी। सही है। तो दिस क्वांटिटी टेल्स अस द रेट ऑफ डूइंग वर्क, कि भाई जो हमारे पास पावर है, ये पावर की क्वांटिटी हमें दरअसल क्या बताती है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है, वर्क करने की स्पीड। रेट का मतलब क्या है, स्पीड। रेट मैंने आपको बताया, जब भी आपके पास रेट का लफ्ज़ आ जाए तो मतलब टाइम से डिवाइड कर देना। तो इसी तरह से हम फिर पावर को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि भाई द रेट ऑफ डूइंग वर्क या द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट टाइम, कि भाई कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम ट्रांसफ़र हुई है या कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ है पर यूनिट टाइम, ये हमारे पास क्या कहलाता है, पावर कहलाता है, जिससे हमारे पास इसका फार्मूला बन जाता है P = W/T। क्लियर है। अच्छा, फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि भाई हाँ, चूँकि वर्क और टाइम स्केलर क्वांटिटीज़ है, इसी वजह से पावर भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। उसके अलावा वर्क का यूनिट होता है जूल और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, और पावर का यूनिट जो होता है वो हमारे पास होता है वॉट। SI सिस्टम में पावर का यूनिट हमारे पास क्या होता है, वॉट, और वॉट बराबर है किसके, जूल पर सेकंड के। सही है। यहाँ से अगर हम वॉट की डेफिनेशन लिखना चाहें तो वॉट की डेफिनेशन इस तरह से हो सकती है कि भाई किसी भी बॉडी की पावर को 1 वॉट बोला जाएगा कब, जब वो वर्क करेगा 1 जूल ऑफ वर्क एट द रेट ऑफ 1 सेकेंड। सही है। यानी जब वो वर्क करेगा 1 जूल पर सेकेंड के रेट से। सही है। 1 जूल पर सेकंड के रेट से जब वो वर्क करेगा तो हम कहेंगे कि भाई बॉडी के पास जो पावर है वो कितना है, 1 वॉट है। सही है। 1 जूल पर सेकंड का मतलब क्या है कि भाई 1 जूल वर्क इन 1 सेकंड, पर सेकंड का मतलब 1 सेकंड। सही है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, 1 वॉट कहेंगे। अच्छा, उसके बाद ज़रा यहाँ पर आ जाते हैं, इसकी हमारे पास और मज़ीद यूनिट्स भी है। किलोवाट। किलोवाट का मतलब क्या होता है कि अगर आप किलो को हटा दो तो ये 10⁻³ W वाट बन जाएगा। मेगावाट का मतलब होता है 10⁻6 वाट। सही है। फिर उसके अलावा हॉर्स पावर। हॉर्स पावर भी हमारे पास एक यूनिट होता है जो कि किस में इस्तेमाल किया जाता है, हमारे पास पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सही। ये ब्रिटिश सिस्टम का यूनिट होता है हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर को अगर आप वाट से रिलेट करो तो 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट के। सही है। तो ये रिलेशंस आपको याद होने चाहिए। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एक वर्क एग्जांपल पे जो कि हमारे पास है, जिसमें हमें कहा गया है कि भाई आपने पावर कैलकुलेट करनी है मशीन की। अगर मशीन परफॉर्म करे 900 जूल ऑफ वर्क इन 30 मिनट, तो आपके पास वर्क गिवन है जो कि है 900 जूल, टाइम गिवन है 30 मिनट, इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करो 60 से मल्टीप्लाई करके तो 1800 आ जाएगा, और आपसे पावर पूछा गया है। तो पावर का फॉर्मूला सिंपल वर्क डन अपॉन टाइम है। सही है। तो जब हम यहाँ पर वर्क डन अपॉन टाइम पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 900 जूल डिवाइड बाय 1800, तो पावर आ जाएगी हमारे पास 0.5 वाट। क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये कुछ सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस हैं कि भाई एक बंदा है जो कि कार को पुश कर रहा है, 18 मीटर पुश किया उसने, और जो फोर्स लगाई पुश करने में वो कितनी थी, 2 न्यूटन, और ये 18 मीटर का डिस्टेंस कवर करने में उसको 4 सेकंड लग गए। तो आपको इसकी पावर कैलकुलेट करनी है मैन की। तो सिंपल सा काम है भाई, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 18 मीटर, फोर्स है हमारे पास 2 न्यूटन, टाइम है हमारे पास 4 सेकंड। यहाँ से अगर हम पावर का फार्मूला लिखे, पावर का फार्मूला होता है हमारे पास वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन हमारे पास बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। यहाँ से आप जब वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइडेड बाय 4। सही है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, तो पावर आ जाएगी आपके पास 9 वाट। क्लियर है। फिर उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है वाई पावर इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि वर्क भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, तो इससे जो चीज़ बन रही है पावर तो वो भी स्केलर होगी। फिर उसके बाद आपसे किया जा रहा है कि भाई नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द रेट ऑफ डूइंग वर्क। उस क्वांटिटी का नाम बताओ जो कि आपको वर्क का रेट बताता है। तो उस क्वांटिटी का नाम है हमारे पास पावर। क्लियर है।